Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में जो हमारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो कल हमने पढ़ा था इसमें कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुछ ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरली और उनमें कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब अगर आप देखें तो उनके अंदर मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जिन्हें हम हार्मोन्स का नाम देते हैं उन्होंने ही अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना है। जिस किस्म का भी रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह की भी एक्टिविटी होगी, वो यही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन, ये सब इनके ज़िम्मे। फिर हमने उसमें 5 हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन का हमने जनरल रोल पढ़ा था कि पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में, लाइक रूट के अंदर जो है वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को इन लोअर कंसंट्रेशन, स्टेम में ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, इसी तरह से लीव्स नेसेंस को रोक रहे हैं, एब्सीजन को रोक रहे हैं, ठीक है। जबकि हमने उसमें एग्जाम्पल में पढ़ी थी इंडोल एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4-डाइक्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट वन जो हमने सेकंड आज हार्मोन पढ़ना है दैट इज़ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस किए गए कमर्शली फ्रॉम फंगल कल्चर्स। फंगस को ग्रो करवाया गया इन फॉर्म ऑफ अ प्योर कल्चर, जिसमें शायद आप पहले भी जानते हों कि हम प्लेट्स के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम ग्रो करवाते हैं। उस मीडियम के अंदर जो है वो फिर हम फंगस को लगाते हैं। अब वो फंगस जो है वो आप एयर से भी ले सकते हो, आप वाटर से भी ले सकते हो, सॉयल भी उसका सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से हम कोई एक स्पीशी फंगस की ग्रो करवा लेते हैं, देन उसमें से हम डिफरेंट तरह के केमिकल कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जिनमें से एक जिब्रेलिन भी है जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ फंगस की प्रोड्यूस करती है। अब इनमें अगर आप उसके फंक्शंस देखें, फिजियोलॉजिकल रोल की हम बात करें तो नंबर 1 जिब्रेलिन जो है वो प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट को एंड सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। इस लाइन को देखते हुए आपको याद आ जाना चाहिए कि कल हमने ऑक्सिन में भी यही पढ़ा था कि ऑक्सिन भी यही रोल प्ले कर रहा है, सेल का साइज़ बड़ा कर रहा है आफ्टर डिवीजन और कैम्बियम के सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम से उनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि कैम्बियम से उनकी विड्थ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड वन अगर आप देखें तो ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। व्हाट इज़ बोल्टिंग? बोल्टिंग एक फिनोमिना है प्लांट्स के अंदर जिसमें फ्लावरिंग स्टेम को प्रोड्यूस किया जाता है इन अ नेचुरल वे। अब फ्लावरिंग स्टेम जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, प्लस जो हार्मोन होगा वो जिब्रेलिन हम अप्लाई कर देते हैं, जिसकी मदद से फ्लावरिंग स्टेम जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। फ्लावरिंग स्टेम जल्दी बनेगा तो सीड्स बन जाएंगे और सीड्स के थ्रू न्यू प्लांट आप जल्दी से ग्रो करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये प्रमोट करता है बर्ड इनिशिएशन इन शूट इन क्राइजेंथेमम सेल्स। क्राइजेंथेमम जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, स्पेशली सनफ्लावर भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्राइजेंथेमम इससे क्राइजेंथेमम और सनफ्लावर एक ही फैमिली से हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये बेसिकली बर्ड इनिशिएशन करवा रहा है शूट के अंदर। अब ये बर्ड इनिशिएशन क्या है? मतलब कि बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पे बनाएगा। अब वो फ्लोरल बर्ड्स ही होंगी ज़्यादातर, यानी फ्लावर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और ये भी हो सकता है कि लीफी बर्ड्स हों जिनसे लीव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जिब्रेलिन ज़्यादातर फ्लोरल बर्ड्स के ऊपर अपना रोल प्ले करता है। फोर्थ वन अगर आप देखें तो ये प्रमोट कर रहा है लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ को, यानी दोनों की ग्रोथ इंक्रीज होगी, लीफ की भी और फ्रूट की भी। लीफ की ग्रोथ अगेन बर्ड के साथ एसोसिएटेड है कि जितनी बर्ड इनिशिएशन होगी उतने ही ज़्यादा लीफ बनेंगे, जितनी फ्लावर बनेंगे उतने ही ज़्यादा फ्रूट की
प्रोडक्शन होगी और फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करना जिब्रेलिन का काम है। फिर ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी? पार्थिनोकार्पी में अगर आप देखें, हमने पढ़ा था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जब भी सीडलेस फ्रूट्स बन रहे होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी का। तो ये पार्थिनोकार्पी में हेल्पफुल है ऑक्सिन की तरह से, सेम रोल प्ले करता है। इसी तरह से सीड और बर्ड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक कर रहा है। यानी कि डॉर्मेंसी आपके लिए न्यू वर्ड है। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जब कभी भी प्लांट अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस ना हो, लाइक उसके पास वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, यानी वो स्ट्रेस के अंदर है, देन सीड्स और बर्ड्स क्या करते हैं, वो ग्रो नहीं करते बल्कि एक डॉर्मेंट सिचुएशन में चले जाते हैं, रेस्टिंग सिचुएशन में। इसको डॉर्मेंसी का नाम दिया जाता है। इस सिचुएशन में प्लांट कभी ग्रो नहीं करेगा, ना ही उसका सीड ग्रो करेगा। इसीलिए इस डॉर्मेंसी, न्यू प्लांट को बनाने के लिए सीड की डॉर्मेंसी का ब्रेक होना ज़रूरी है। सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, वो अपनी रेस्टिंग स्टेज से बाहर आएगा तो ही वो जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा। तो ये कौन ब्रेक कर रहा है? ये जिब्रेलिन इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो जिब्रेलिन एक और तरह से भी फ्लावरिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। रेड लाइट का सब्सटीट्यूट है। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम एक फिनोमेना होता है प्लांट्स के अंदर उसकी मदद से प्लांट फ्लावरिंग देते हैं, फ्लावर उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो फिनोमेना है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें लाइट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्लावरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो रेड लाइट कहा जाता है कि ये इसकी मदद से फ्लावरिंग होती है, ठीक है। अब ये जो फ्लावरिंग है रेड लाइट की मदद से जो हो रही थी, अगर रेड लाइट अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह जिब्रेलिन जो है वो अप्लाई कर दें, तब भी सेम इफ़ेक्ट जो है वो आता है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने बताया कि रेड लाइट को सब्सटीट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब रेड लाइट जब रिप्लेस हो रही है तो उसमें पहला जो है उन्होंने बताया कि ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है लॉन्ग डे प्लांट। अब जो फ्लावरिंग का फिनोमेना है प्लांट्स में, उसकी बेस पर हमने प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में एक्चुअली, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग डे का मतलब है ये वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनकी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे का होना ज़रूरी है, ज़्यादा लाइट टाइम हो और शॉर्ट डार्क टाइम हो। इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट्स वो होंगे जो कि कम डे टाइम में, लाइट टाइम कम में हो जिनके लिए, और रातें लंबी हों, ऐसे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं। ये उनमें फ्लावरिंग करते हैं। इसी तरीके से डे न्यूट्रल प्लांट्स है कि लाइट आप जितनी मर्जी दे दें, लाइट का ड्यूरेशन उन प्लांट्स को की फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये जो रेड लाइट है या जिब्रेलिन है, ये दोनों ही लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनके अंदर लीव्स नेसेंस को ये डिले कर देते हैं, ठीक है। लीव्स नेसेंस हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होगा कि लीफ की एजिंग रुक जाएगी, पत्ते जल्दी येलो नहीं होंगे और लीव्स नेसेंस डिले हो जाएगी। इसी तरीके से एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना हमने कल पढ़ा था, जिसके अंदर एक मेन प्लांट की जो एपिक्स होती है, अगर वो एपिकल बर्ड मौजूद है तो सारा ऑक्सिन वहीं पर रहता है और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन का जो एक्शन था एपिकल डोमिनेंस के अंदर, वो कौन उसमें हेल्पफुल है? जिब्रेलिन, यानी ये दोनों मिलकर जो है वो एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट वन ये अगर आप देखें तो ये बोल्टिंग का फिनोमेना यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लावरिंग स्टेम को, ठीक है। इसमें स्टेम के ऊपर फ्लावर्स की प्रोडक्शन हो रही है, ये बोल्टिंग है। ये जो फ्लावर्स हैं ये क्राइजेंथेमम फ्लावर्स हैं, जिन्हें हम गुले दाऊदी भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर एग्जीबिशन भी इनकी लगाई जाती है। तो ये सनफ्लावर फैमिली से हैं दोनों, एस्टीरेसी फैमिली से। सिमिलरली जिब्रेलिन की कमर्शियल एप्लीकेशन अगर आप देखें तो उसमें हम बात करते हैं कि जिब्रेलिन प्रमोट करता है फ्रूट सेटिंग को, यानी कि फ्रूट सेट बनाएगा। हमने कल फ्रूट सेट भी पढ़ा था कि प्रॉपरली एग बनेगा, बाकी उसके हेल्पफुल सेल्स बनेंगे,
फ्यूजन न्यूक्लियाई होगा जिसकी मदद से फिर पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करेगा, सीड बनेगा जिसमें एंडोस्पर्म वगैरह होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है टेंजरीन्स का। ये टेंजरीन्स बिल्कुल ऑरेंज की तरह का है, आप इनको ऑरेंजेस ही कहते हैं बेसिकली, अगर आप देखें तो माइनर सा डिफरेंस होता है स्पीशी के अंदर। तो ये टेंजरीज ऑरेंज है और पियर्स, इन दोनों के अंदर सीडलेस ग्रेप्स बनते हैं, सॉरी इन दोनों के अंदर सीडलेस जो फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरीके से सीडलेस ग्रेप्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आजकल वैरायटी प्रोड्यूस की जा रही है फ्रूट्स की जिसमें सीड्स नहीं होते, जिनमें हम ऑरेंज भी करते हैं, जिनमें हम पियर्स की भी ब्रीडिंग करते हैं, जिसमें हम ग्रेप्स की भी को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सा, अगेन पार्थिनोकार्पी। इसी तरीके से बहुत सारी बेरीज हैं, बेरीज का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेरीज का साइज़ अगर हमने ज़्यादा करवाना है तो उसके लिए भी हम GA यानी जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो है वो हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। फिर जिब्रेलिन में ही एक टाइप है जिब्रेलिक एसिड की जिसको हम GA3 का नाम देते हैं, ठीक है, ये एक टाइप है। अब ये एग्जाम्पल भी आप कह सकते हो। तो जिब्रेलिक एसिड में GA3 जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए। अब अल्कोहल को प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होना चाहिए, डैट इज़ अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा अमाइलोज की, जो कि एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये बार्ले के अंदर होता है प्रोड्यूस, और वहाँ से हम एक प्रोसेस करवाते हैं जिसका नाम है माल्टिंग। हमेशा जब भी ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल की प्रेपरेशन होगी, अल्कोहल बनाई जाएगी, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, माल्टिंग का। तो उस माल्टिंग में क्या किया जाता है, बार्ले से हम ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है, शराब वगैरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल बनाई जाती हैं। थर्ड वन जो है वो है, ये डिले करता है राइपनिंग को और इम्प्रूव करता है स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना एंड ग्रेप्स। आपने देखा होगा कि बनाना हम कुछ देर रखें तो वो ऐसे वो उसमें राइपनिंग होना शुरू हो जाती है और वो गल सड़ जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनकी स्टोरेज लाइफ बहुत कम है, आप उनको ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये राइपनिंग और स्टोरेज लाइफ जो है, राइपनिंग को डिले करना और स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करना, ये किसका काम है, ये जिब्रेलिन का काम है। तो ये इस तरीके से हम जिब्रेलिन को कमर्शियली अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, उनका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, उनमें से सीड्स को ग्रो ना करवाने के लिए, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में, और उनके स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सिमिलरली साइटोकाइनिन है थर्ड हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके भी रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला रोल है अगेन कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और इस तरह स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी सेल डिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिकली जितनी स्टेम की लेंथ होगी उतना ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है। सेकेंड वन, ये प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी लेंथ को ग्रो करने से रोकता है, लेटरल ग्रोथ को ये ज़्यादा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने ऊपर बात की कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है लेकिन प्राइमरी ग्रोथ को रोक रहा है, यानी कि जो मेन स्टेम है ये उसमें सेल डिवीजन नहीं करवा रहा, ये कहाँ पर करवा रहा है, ये लेटरल ग्रोथ करवा रहा है, साइड ब्रांचेस को ग्रो करवा रहा है, ठीक है। जबकि मेन ब्रांच को ग्रो कौन करवा रहा था, वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन थे, तभी एपिकल डोमिनेंस हो रही थी। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पर साइटोकाइनिन लाइफ बहुत कम है, आप उनको ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये राइपनिंग और स्टोरेज लाइफ जो है, राइपनिंग को डिले करना और स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करना, ये किसका काम है, ये जिब्रेलिन का काम है। तो ये इस तरीके से हम जिब्रेलिन को कमर्शियली अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर, उनका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, उनमें से सीड्स को ग्रो ना करवाने के लिए, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में, और उनके स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सिमिलरली साइटोकाइनिन है थर्ड हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके भी रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला रोल है अगेन कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और इस तरह से स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी सेल डिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेम की लेंथ इंक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिकली जितनी स्टेम की लेंथ होगी उतना ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, ठीक है।
सेकेंड वन, ये प्राइमरी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी लेंथ को ग्रो करने से रोकता है। लेटरल ग्रोथ को ये ज़्यादा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने ऊपर बात की कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है लेकिन प्राइमरी ग्रोथ को रोक रहा है, यानी कि जो मेन स्टेम है ये उसमें सेल डिवीजन नहीं करवा रहा। ये कहाँ पर करवा रहा है? ये लेटरल ग्रोथ करवा रहा है, साइड ब्रांचेस को ग्रो करवा रहा है, ठीक है। जबकि मेन ब्रांच को ग्रो कौन करवा रहा था? वो ऑक्सिन और जिब्रेलिन थे, तभी एपिकल डोमिनेंस हो रही थी। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पर साइटोकाइनिन लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से ये लीफ नेसेंस को अगेन डिले कर। अब आपने देखा है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों ही लीफ नेसेंस को डिले करते हैं, लीफ को एजड होने से बचाते हैं, उसको येलोइंग उसकी होने से रोकते हैं, उसको यंग रखते हैं। जबकि इसी तरीके से ये बर्ड इनिशिएशन भी कर रहा है, इसी तरह लीफ और फ्रूट की ग्रोथ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम रोल देखें साइटोकाइनिन का, तो ये लेटरल बर्ड की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया। बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, तीनों ही हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, उससे बर्ड्स ग्रो करती हैं, फ्लावर ज़्यादा बनते हैं और लीफ ज़्यादा बनते हैं। अगर फ्लोरल बर्ड्स हैं तो फ्लावर बनेंगे, लीफी बर्ड्स हैं तो लीफ ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह ये स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करता है। स्टोमेटल ओपनिंग जो है उसका मतलब ये है कि स्टोमेटा जो ओपन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो वो ओपनिंग जो है वो इन्हीं हार्मोन्स की मदद से हो रही है, जिसमें से एक साइटोकाइनिन है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें पोटाशियम आइन है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो है वो हम साइटोकाइनिन का भी रोल पढ़ते हैं। इसी तरीके से ये रेयरली इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी, साइटोकाइनिन का पार्थिनोकार्पी के अंदर ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत कम स्पीशी के अंदर ही ये पार्थिनोकार्पी करवाएगा और सीडलेस फ्रूट्स बनाने में हेल्प करेगा आर्टिफिशियली, ठीक है। कमर्शियल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये डिले करता है एजिंग ऑफ अ फ्रेश लीफ क्रॉप। इसमें जो फ्रेश लीव्स वाली क्रॉप्स हैं लाइक कैबेज है, ठीक है, गोभी जो होती है, लेटस है, सलाद के पत्ते, इन सब में जाहिर सी बात है वो फ्रेश लीफी क्रॉप है, अगर उनका सारा पानी निकल जाएगा तो वो तो विल्ट हो जाएंगे, उनके लीफ का पानी ख़त्म, डिहाइड्रेट हुए वो, तो उनकी जो यंगर स्टेज थी वो ख़त्म हो जाएगी, फ्रेशनेस ख़त्म हो जाएगी और वो नेसेंस की तरफ चले जाएंगे, एजड हो जाएंगे, एजिंग आ जाएगी और फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं साइटोकाइनिन, ठीक है। इस तरह एजिंग जो है वो फ्रेश लीव्स की वो रुक जाती है। सिमिलरली हमारे पास है कि ये यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड। समटाइम ऐसा होता है कि हम फेवरेबल कंडीशंस है, वाटर, ऑक्सीजन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सीड अगेन डॉर्मेंट ही है, वो कुछ रीजंस की वजह से होता है। तो सीड की डॉर्मेंसी को ख़त्म करने के लिए हम आर्टिफिशियली साइटोकाइनिन अप्लाई कर देते हैं, उससे ये होता है कि फिर वो सीड डॉर्मेंट नहीं रहता और जर्मिनेशन उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। अब तक हमने जो तीन पढ़े हैं हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, आपने पढ़ा है कि वो तीनों जो हैं वो ग्रोथ प्रोमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। एब्सिसिक एसिड इससे ऑपोजिट है, एब्सिसिक एसिड को हम ए का नाम भी देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या है? ये ग्रोथ इनहिबिटर है। अब इसका काम क्या है? ये इनहिबिट करेगा स्टेम की ग्रोथ को, इसी तरह से लीफ की ग्रोथ को, किसी किस्म की भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, लाइक वाटर अवेलेबल नहीं है, इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंसी है, प्लांट स्ट्रेस में है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। वो उसके लिए एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस था। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, फॉरन से प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उसमें लीफ की ग्रोथ भी होगी, उसमें स्टेम की ग्रोथ भी होगी, तो इनहिबिशन हो गया, इसीलिए हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। फिर ये बर्ड को और सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। अभी तक आपने हर जगह बढ़ा के सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, लेकिन एब्सिसिक एसिड उल्टा काम कर रहा है, ये सीड और बर्ड डॉर्मेंसी दोनों को प्रमोट कर रहा है।
सिमिलरली फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है इन शॉर्ट डे प्लांट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SDP, शॉर्ट डे प्लांट्स, और इनहिबिट कर रहा है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में इससे फ्लावरिंग होती है, जबकि इससे पीछे आपने पढ़ा कि वो जिब्रेलिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट में जिब्रेलिन फ्लावरिंग करवा रहा था, एब्सिसिक एसिड उसको इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। फिर ये प्रमोट कर रहा है लीव्स नेसेंस को, यानी कि इसकी मदद से लीफ जल्दी से एजड हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो लीफ जब भी गिरते हैं ना इन ऑटम सीजन, ख़ज़ां के मौसम में, तो सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वहाँ पे हार्मोन का, वो एब्सिसिक एसिड ही होता है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड के बगैर लीफ फॉल नहीं करते। ठीक है, तो ये लीव्स नेसेंस को प्रमोट करता है। ऑटोमेटिकली लीव्स नेसेंस होगी तो ऑक्सीजन होगी, लीफ गिर जाएंगे, फ्रूट जल्दी गिर जाएंगे टाइम से पहले। इसी तरह ये प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस। ठीक है, यानी इसकी मदद से स्टोमेटा जल्दी क्लोज हो जाते हैं तब जब वाटर की डेफिशिएंसी, जैसे ही पानी की कमी हुई प्लांट को, फौरन से एब्सिसिक एसिड ने क्या करना है, उसने देख लिया कि वाटर स्ट्रेस आ गया, फिर उसने फ़ौरन से जो है वो स्टोमेटा को क्लोज़ कर देना ताकि जो पानी इवेपोरेट हो रहा था स्टोमेटा के थ्रू वो रुक जाए और प्लांट जो है वो अपने अंदर कुछ वाटर स्टोर करके नॉर्मल सिचुएशन में सरवाइव करे। इसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हैं कि एब्सिसिक एसिड को हम ट्री क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि फ्रूट ड्रॉप जो है वो हमेशा सीज़न के एंड पर ही हो। ठीक है, यानी जब हम चाहते हैं कि फ्रूट ड्रॉप हो, लाइक फल पक गया प्लांट के ऊपर, अब हम चाहते हैं कि ट्री पे से वो फ्रूट गिर जाए, तो हम ऊपर अप्लाई क्या कर देंगे, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यूजुअली एट द एंड ऑफ द सीजन। इसी तरह से इससे जो है वो एक फ़ायदा ये होता है कि जो पिकिंग टाइम स्पैन होता है ये उसको रिमूव कर देता है, यानी कि आप दरख्त के ऊपर चढ़ें और चढ़कर जो है वो एक एक फ्रूट जो है वो उतारें, तो वो पिकिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उससे बेहतर नहीं कि आप ऊपर सारा स्प्रे कर दें एब्सिसिक एसिड का, सारे फ्रूट्स जो मेच्योर हो चुके हैं वो सारे ही एकदम नीचे आ जाएंगे और आप नीचे से पिकअप करके और उनको आगे स्टोर कर लेंगे फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से पिकिंग नीड जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर लास्ट हार्मोन हमारे पास इथीन है। इथीन में भी अगर आप देखें तो वो इनहिबिट करता है स्टेम की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को, इसी तरह से डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इसी तरीके से फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लेकिन इन अ स्पेशल प्लांट दैट इज़ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की हमेशा जब भी बात आती है तो उसकी फ्लावरिंग जो है ज़रा मुश्किल से होती है, तो उसमें हार्मोन जो इन्वॉल्व है दैट इज़ इथीन और इथाइलिन। इसी तरह ये प्रमोट करता है फ्रूट राइपनिंग को। ठीक है, इसकी मदद से फ्रूट जो है वो जल्दी से पक जाते हैं। तो यानी इथीन का भी अगर आप रोल करें तो सब कुछ इनहिबिट कर रहा है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को भी, डॉर्मेंसी को अलबत्ता ये ब्रेक कर रहा है ऑक्सिन जिब्रेलिन की तरह, लेकिन फ्लावरिंग को भी प्रमोट कर रहा है, फ्रूट राइपनिंग को भी ये प्रमोट करता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन में अगर आप देखें तो इथीन यूजुअली इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी है। इसी तरह ये स्टिमुलेट करता है राइपनिंग ऑफ टोमेटोज एंड सिट्रस फ्रूट। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, ये ऑरेंजेस, लेमन, ये सब सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं, तो उनकी जो राइपनिंग है वो, और टोमेटो स्पेशली, उनकी राइपनिंग में इथीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस इथीन में बेसिकली अगर हम देखें तो इसी का एक कंपाउंड है एथिफोन। ये एथिफोन जो है वो ब्रेक कर रहा है, ब्रेक होता है, फिर उसमें से इथीन निकलती है प्लांट्स में, और हम उसको अप्लाई कर देते हैं रबर प्लांट के ऊपर, क्योंकि रबर प्लांट में एक ख़ास किस्म का केमिकल कंपाउंड होता है, इसको हम लेटेक्स का नाम देते हैं। वाइट सा रबरी मटेरियल जो होता है जिससे रबड़ बनाई जाती है असल में। ठीक है, तो ये जो उसका वेस्ट है, उसका स्टोरेज मटेरियल है रबर प्लांट का, तो ये एथिफोन है जो कि ब्रेक होता है वहाँ पर, उसमें से इथीन प्रोड्यूस होती है और फिर हम उसको फर्दर रबर प्लांट पे अप्लाई कर देते हैं और वो रबर प्लांट फिर लेटेक्स की प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स थे जिनकी मदद से जो है वो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथीन के फिजियोलॉजिकल रोल्स पढ़े। आई होप आप सबने इसको समझा भी होगा अच्छे तरीके से और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। थैंक यू।